हेलो बच्चों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। अपने इनऑर्गेनिक का अगर बात करें बेस की, तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये दो टॉपिक्स हैं जो कि पूरी इनऑर्गेनिक का बेस बनाते हैं। यानी कि इसी के आसपास अपनी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमती है। अगर बच्चों इन टॉपिक्स पे आपकी कमांड है दोनों पर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पर, तो एक हिसाब से आप पूरी इनऑर्गेनिक के ऊपर अच्छे से कमांड रख सकते हो। यानी एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी इनके ऊपर कमांड रहती है तो। 11th क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं और इनकी छोटी छोटी जानकारियाँ अपने को 9th-10th से ही स्टार्ट हो जाती है और फिर 11th के अंदर अपन पूरा इसको डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल के अंदर लेंगे पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर जो चीज़ बताई जाती है या फिर पढ़ी जाती है वो ये है कि क्यों बनाई गई पीरियोडिक टेबल, क्यों इसका आविष्कार किया गया। तो देखो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करती गई, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। पहले क्या होता था, कोई एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च करते, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाते और फिर उन्हें एक जगह लिख लेते ताकि वो काम आए पढ़ने के लिए, दूसरों के पढ़ने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए, या फिर जब दूसरे एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो उनका साथ कंपेरिजन करने के लिए। तो पहले जितने एलिमेंट्स खोजे जाते थे सबको इंडिविजुअली पढ़ा जाता था। तो एक एक एलिमेंट का इतना बड़ा बड़ा पोथा तैयार होने लग गया, सबकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने लग जाएंगे तो सीधी सी बात है तैयार तो हो गई, पूरा बंच पूरा तैयार होने लग जाता। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती गई कि इतने सारे एलिमेंट्स को, जैसे अगर अभी बात करें अपन NCERT के हिसाब से 118 एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स को अरेंज, इतने एलिमेंट्स को कैसे पढ़ा जाए। सब एलिमेंट क्या बड़ा बड़ी किताबें होने लग जाती है, तो एक एक एलिमेंट को तो इतना पढ़ा नहीं जाता। तो उसी के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर अरेंज करना स्टार्ट किया ताकि कम झंझट में और पूरा एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होने लग जाए। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, अलग अलग तरीके से उनको अरेंज करना स्टार्ट किया ताकि उनको पढ़ने में, उनको समझने में, कंपैरिजन करने में हमें थोड़ा सा सहूलियत मिल सके, थोड़ा सा इजी वे प्रोवाइड करने की कोशिश की साइंटिस्ट ने। तो उसी से फिर अपन मॉडर्न टेबल नाम तब पड़ा जब लास्ट में एकदम इसको टेबल फॉर्मेट में एलिमेंट्स को जब अरेंज किया, तब इसका नाम पीरियोडिक टेबल पड़ा। वरना पहले तो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से, किसी ने ट्राइड के हिसाब से, दो ग्रुप के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, अलग अलग तरह से इनको क्लासीफाई किया था। लास्ट जो थ्योरी आजकल पढ़ी जाती है उसमें एलिमेंट्स को टेबल के हिसाब से अरेंज किया था, इसलिए इसका नाम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पड़ा। हालांकि अपन जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे कि टेबल फॉर्मेट सबसे पहले नहीं आया था। सबसे पहले अलग अलग तरह से ग्रुप्स, ग्राफ वगैरह के हिसाब से साइंटिस्ट ने अरेंज किया और फिर लास्ट में पहुंचा था वो टेबल के ऊपर, तब इसका नाम क्या पड़ गया, पीरियोडिक टेबल। चूँकि ये एक बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि सोचना इस चीज़ को कि किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके पढ़ा जा सकता है, इजी वे में पढ़ा जा सकता है, टेबल फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। इसलिए हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कि हालांकि आजकल वो फेल हो चुकी है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं यूज़ नहीं आती, लेकिन चूंकि वो सबसे पहली सोच थी साइंटिस्ट की, इसलिए थोड़ा सा उनको ट्रिब्यूट देने के लिए अपन हर एक जितना भी क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, जैसे जैसे जिस साइंटिस्ट ने अरेंज किया, उन सब के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा इसकी हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सबसे पहला अरेंजमेंट अपन इसका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैवोशियर का क्लासिफिकेशन। लैवोशियर सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को इस तरह से वेल अरेंज करके पढ़ने के बारे में सोचा। लैवोशियर ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर हुए थे उन्होंने उस एलिमेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक को उन्होंने मेटल बताया और दूसरे को उन्होंने नॉन मेटल बताया। सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप के अंदर उन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। एक मेटल का ग्रुप था, एक नॉन मेटल का। मेटल के अंदर सारी मेटल रखी गई और नॉन मेटल्स के अंदर सारी नॉन मेटल्स रखी गई थी। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम जानते हैं, 9th-10th से पढ़ने लग जाते हैं इसके बारे में।
तो लेवोशियर ने सिंपल दो ग्रुप्स की फॉर्मेशन की, एक मेटल की और एक नॉन मेटल की। सारे मेटल्स को मेटल की कैटेगरी में रखा और सारे नॉन मेटल्स को नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर रखा। अब जानते हो कि मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई उसके बाद से लेवोशियर का मेथड भी क्या होने लग गया, फेल होने लग गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बाकी ये मेथड भी आपको पता ही है, ज़्यादा तो इसका यूज़ हुआ नहीं। तो लेवोशियर डिवाइड एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स। एक था मेटल का ग्रुप और दूसरा था नॉन मेटल का ग्रुप। मेटल्स के अंदर सारी मेटल रखी गई और नॉन मेटल के अंदर सारी नॉन मेटल रखी गई। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ metalloids, this method of classification was rejected। मेटलॉइड की डिस्कवरी होने के बाद ये मेथड क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मेटलॉइड्स के बारे में उसने किसी तरह से कोई जानकारी नहीं दी थी। सही है, सबसे पहली सोच थी, इसलिए अपन लेवोशियर के बारे में पढ़ते हैं। बाकी इसका आज की पीरियोडिक टेबल से कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर तक ही आज की पीरियोडिक टेबल इससे मैच नहीं करती है। ठीक है, चल सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड साइंटिस्ट जो कि इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, क्लासिफिकेशन अरेंज कर रहा था एलिमेंट्स को, वो था डॉबेनियर। तो नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉबेनियर का ट्राइड। डॉबेनियर ट्राइड। देखो, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अगर 3 एलिमेंट को एक जगह एक ग्रुप में रख दें तो उसे क्या बोला जाता है, ट्राइड। तो ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता चलने लग गया होगा। डॉबेनियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप के अंदर रखा और उनके ट्राइड की फॉर्मेशन की। उसने ये कहा कि इस ट्राइड के अंदर जो सबसे हैवियर एलिमेंट्स हैं और जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, उन दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वो लगभग जो मिडिल एलिमेंट, जो तीसरा एलिमेंट बच जाता है, उसके एटॉमिक मास के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया लिथियम, मैंने लिया सोडियम, मैंने लिया पोटेशियम। सही है। लिथियम की अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपके पास 7। सही है। अगर मैं पोटेशियम के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपके पास 39। ये आपके पास हैवीएस्ट एलिमेंट, हैवीएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है, ये आपके लाइटेस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डॉबेनियर इन दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा 46/2 यानी 23, वो किसके बराबर होगा, मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर होगा। और आपको पता है सोडियम का मास कितना होता है, 23। एटॉमिक वेट सोडियम का कितना होता है, 23। तो डॉबेनियर ने ऐसे ही 3 एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप के अंदर रख के ट्राइड फॉर्मेशन की और हैवियर और लाइटेस्ट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट का जो मास का एवरेज था वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल होता था। सही है। जैसे इसने कुछ एग्जांपल्स और बताएं, बेरिलियम लिया, मैग्नीशियम लिया,
कैल्शियम लिया तो लाइटेस्ट बेरिलियम का मास 9, कैल्शियम का मास 40, इन दोनों के मास का एवरेज 49/2 24.5, और आपको पता है अप्रॉक्सली मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट भी क्या आता है आपके पास 24 ही आता है। सही है। तो इस तरह से इसने ट्राइड की फॉर्मेशन की। कुछ ट्राइड्स और देख लेते हैं इसके। जैसे इसने लिया आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आ गया आपके पास 35.5, ये आ गया आपके पास 127। इन दोनों का जो एवरेज है वो लगभग 80 के आसपास आएगा, और किसके बराबर आएगा? ब्रोमीन के इक्वल आएगा। सही है। जैसे उसने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आ गया आपके पास 40, और ये आ गया आपके पास 137। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा 88.5, और स्ट्रोंशियम का कितना आता है? 88 एटॉमिक वेट आता है। सही है। तो ये किसके बराबर है आपके पास? स्ट्रोंशियम के। तो इस तरह से उसने ट्राइड बना बना के एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। लेकिन ये भी आगे जाके आपके फेल होने लग गया, क्योंकि वो एक लिमिटेड ट्राइड की ही फॉर्मेशन कर सका, यानी कुछ ट्राइड ही वो बना सका। वो सब एलिमेंट्स को इस तरह से ट्राइड के अंदर अरेंज नहीं कर सका। इसलिए ये जो मेथड था क्लासिफिकेशन का, ये भी आगे जाके क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि ही कुड फॉर्म ओनली फ्यू ट्राइड्स, कुछ ही ट्राइड की फॉर्मेशन कर सका। इसलिए ये भी आपके आगे जाके क्या होने लग गया? फेल हो गया। सही है। इसके बाद जो अपने पास साइंटिस्ट आए थे वो आए थे न्यूलैंड। देखते हैं न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन किस तरह से था। न्यूलैंड जो था वो एक तरह से थोड़ा संगीत प्रेमी माना जाता था, क्योंकि उसका जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो थोड़ा सा संगीत यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड था। जैसे अपन म्यूजिक, संगीत के अंदर जो 7 स्वर बताते हैं अपन, सारे गामा पा धा नी, और उसके बाद वापस सा, यानी कि 7 स्वरों के बाद आने वाला वापस 8वां स्वर क्या होता है? वापस पहले वाला स्वर ही होता है। तो इसी तरह का कुछ क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने अपने क्लासिफिकेशन में किया था। चलो बात करते हैं न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन की। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। जैसे संगीत के अंदर 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और 8वां वापस आने वाला कौन सा होता है? पहले वाला ही होता है। तो न्यूलैंड ने भी कुछ इसी तरह से बताया कि 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां एलिमेंट वापस आता है उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पहले वाले एलिमेंट के क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे उसने अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चूंकि उस समय तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, इसलिए नोबल गैसेस के बाद में जो आपके पास एलिमेंट आता था वो कौन सा आता था? सोडियम। तो सोडियम की जो और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो आपस में मैच होती थी, इसलिए न्यूलैंड का क्या बन गया था? ऑक्टेव रूल बन गया था। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था कि 7 एलिमेंट के बाद 8वां जो एलिमेंट आता है वो पहले वाले एलिमेंट के समान प्रॉपर्टीज रखता है, गुणधर्म रखता है। जैसे फ्लोरीन के बाद जो 8वां एलिमेंट आया आपके पास सोडियम, उसने कैसी प्रॉपर्टी रखी? लिथियम की जैसी प्रॉपर्टी रखी।
मैग्नीशियम ने किसकी तरह प्रॉपर्टी रखी, बेरिलियम की तरह प्रॉपर्टी रखी। बोरॉन ने किसकी तरह प्रॉपर्टी रखी, एल्यूमिनियम की तरह प्रॉपर्टी रखी। सिलिकॉन ने किसकी तरह प्रॉपर्टी रखी, कार्बन की तरह प्रॉपर्टी रखी। नाइट्रोजन ने, फास्फोरस ने किसकी तरह प्रॉपर्टी रखी, नाइट्रोजन की तरफ। सल्फर ने किसकी तरह रखी, ऑक्सीजन की। और क्लोरीन ने किसकी तरह रखी, फ्लोरीन की। यानी हर बार आठवां जो एलिमेंट आएगा वो अपने पहले वाले एलिमेंट के इक्वल प्रॉपर्टीज रखेगा। कहीं से भी काउंट कर लो, यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां एलिमेंट इसकी तरह रखेगा। यहाँ से काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां एलिमेंट जो आएगा वो अपने से पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज रखेगा। सही है। पोटेशियम ने सोडियम की तरह और कैल्शियम ने मैग्नीशियम की तरह प्रॉपर्टी रखनी स्टार्ट की। और आपको पता है कैल्शियम 20 के बाद जो आपके पास आजकल आपको मिलता है स्कैंडियम, जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जैसे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और नोबल गैसेस की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, उसके बाद ये रूल भी आपके क्या होने लग गया, फेल होने लग गया। सही है। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, जब भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल देयर प्रॉपर्टीज विथ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो प्रत्येक आठवां एलिमेंट होगा वो अपने से पहले वाले एलिमेंट की तरह केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। सही है। जैसे संगीत के 7 स्वर के बाद आने वाला 8वां स्वर वापस पहला ही होता है, वैसे एलिमेंट्स के अंदर भी यही होता है। लेकिन जैसे ही नोबल गैस और डी ब्लॉक की डिस्कवरी हुई, उसके बाद ये आपका रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि उसने ये जो रूल दिया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही दिया था, उसके बाद आपके ये रूल लगना बंद हो गया। तो इसके ड्रॉबैक में अपन क्या लिख सकते हैं, he could arranged elements up to कैल्शियम। यानी वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही क्या कर सका था, एलिमेंट्स को अरेंज कर सका था, उसके बाद अरेंज होना बंद हो गए थे। तो जब भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, तो एवरी 7th के बाद आने वाला एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन ये रूल भी फेल हो गया जैसे जैसे आगे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। तो इसी सीक्वेंस में जितने भी अभी अब तक अपन ने अरेंजमेंट किए हैं, उन सब के अंदर या तो कोई ग्रुप बनाया या कुछ ट्राइड बनाए या फिर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सही है। तो सारे जो भी अरेंजमेंट थे वो एक तरह से ग्रुप्स के अंदर या ट्राइड्स के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट थे और यहाँ पे सक्सेस मिल नहीं रही थी। तो एक साइंटिस्ट आए लोथर मेयर करके, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया और उन्होंने ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ग्राफिकल फॉर्मेट में उन्होंने अरेंज तो मॉलिक्यूल्स को कर दिया था, सॉरी एलिमेंट्स को कर दिया था और वो सही भी हो रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग गई थी उसमें भी आगे। चलो बात करते हैं फिर लूथर मेयर के कर्व की। लूथर मेयर का कर्व बोला जाता है, उन्होंने एलिमेंट्स को कर्व के फॉर्म में क्लासिफाई किया। आइए बात करते हैं किस तरह से इसका कर्व देखा जाए। लूथर मेयर कर्व, he plotted graph between atomic volume and atomic mass। उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ खींचा
और इन दोनों के बीच का जो ग्राफ उसे मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था। इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम मास इंक्रीज होता रहता है, तो कुछ इस तरह से उसको ये ग्राफ मिला था। थोड़ा सा देख लेना, है ना, किस किस के बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। सही है। उसने ये बताया था कि उसके ग्राफ की हर एक पीक के ऊपर कौन आता है? एल्केलाई मेटल्स आती है। एल्केलाई मेटल का मतलब लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। सही है। उसने कहा कि ग्राफ का जो डिसेंडिंग पॉइंट है, हर ग्राफ का जो डिसेंडिंग पॉइंट है वहाँ पर उसने क्या अरेंज किया? ग्राफ के डिसेंडिंग पॉइंट पर उसने एल्केलाई अर्थ मेटल्स को स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ आ गया आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। सही है। और हर ग्राफ का जो असेंडिंग पॉइंट था वहाँ पर हैलोजन्स को उसने अरेंज किया, तो ये असेंडिंग बढ़ता हुआ। भाई उसने कहा था पीक के ऊपर एल्केलाई मेटल्स, मैं लिखवा दूंगा इन सब चीज़ों को कौन कौन कहाँ आया, बस एक बार देखते चलो। घटते हुए यानी डिसेंडिंग पर एल्केलाई अर्थ मेटल, और चढ़ते हुए यानी असेंडिंग के ऊपर हैलोजन्स, फ्लोरीन आ गई, क्लोरीन आ गई, ब्रोमीन आ गई, आयोडीन आ गई। इसी तरह से और भी पोजीशंस थी, जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए उसने ये जो बची हुई पोजीशंस है वही तो मिड पार्ट है, और भी पोजीशन बच गई। भाई ये कौन सी पोजीशन होगी? पीक और असेंडिंग के बीच की पोजीशंस, पीक और डिसेंडिंग के बीच की पोजीशन। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए वो इस तरह से ग्राफ के अंदर उनको रखता चला गया। तो दिखने में तो छोटा सा जब ग्राफ बनाया तो अच्छा लग रहा था, लेकिन एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो फिर इस ग्राफ के अंदर भी भीड़ भाड़ बढ़ती गई। तो प्रैक्टिकली एक तरह से थ्योरेटिकली देखा जाए तो ठीक है, अरेंज करने के हिसाब से अच्छा सा मेथड है, लेकिन प्रैक्टिकली इतने एलिमेंट्स की ग्राफ के ऊपर पोजीशन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो चलो एक एक एलिमेंट रखा है, इनके बीच में भी तो कुछ प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आएंगे, उनको कहाँ रखेंगे, कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे, कितना मार्जिन रहेगा दोनों के बीच में। तो प्रैक्टिकली ग्राफ के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना मुश्किल होता गया, इसलिए ये मेथड भी फिर धीरे धीरे जाकर ख़त्म होने गया, यानी कि इसको भी फिर नहीं पढ़ा गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा सा मेथड था, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। जैसे ग्राफ की जो पीक थी उसके ऊपर कौन आया था? एल्केलाई मेटल्स, यानी जो आपके आज का एस ब्लॉक का फर्स्ट फैमिली। और जो ग्राफ की डिसेंडिंग पोजीशन थी वहाँ पे एल्केलाई अर्थ मेटल्स को रखा। जो ग्राफ की असेंडिंग पोजीशंस थी वहाँ पर हैलोजन्स को अरेंज किया गया। सही है। और जो आपके बॉटम की पोजीशन थी वहाँ पर मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स को रखा गया, यानी जो नीचे वाले पॉइंट्स थे बॉटम ऑफ द कर्व वहाँ पर मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स को अरेंज किया गया। तो ग्राफ के अंदर इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना, लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आगे जाकर ये भी आपके क्या होने लग गया? फेल होने लग गया। तो इसके ड्रॉबैक में क्या लिख सकते हैं अपन? इसके ड्रॉबैक में लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल to remember
पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सब एलिमेंट्स की पोजीशन इस तरह से याद रखना बहुत मुश्किल होता है, सही है। तो ये भी आपके आगे जाके क्या होने लग गया, फेल होने लग गया। इसके बाद जो अपने पास मेथड्स आए थे, सही है, इसके बाद जो अपने पास टेबल्स आई थी वो एक तरह से सबसे अच्छी, जो कहते हैं ना, सबसे पहला और सबसे बढ़िया जो मेथड माना गया था वो इसके बाद आया था, जो कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स थी। उसने ही सबसे पहले टेबल के फॉर्म में अरेंज किया और वेल अरेंजमेंट के बाद एलिमेंट्स को वहाँ पढ़ना और आसान हो गया था। तो मेंडलीफ का जो अरेंजमेंट था वो सबसे पहला अच्छा अरेंजमेंट माना जाता है। ये सब तो फेल हो गए थे, लेकिन मेंडलीफ कुछ हद तक काफ़ी अच्छे तरह से क्लासीफाई कर रखा था। हालांकि मेंडलीफ भी फेल हुआ था, मॉडिफिकेशंस हुए थे उसके अंदर भी, ठीक है, फेल नहीं बोल सकते, मॉडिफिकेशंस हुए थे मेंडलीफ के अंदर भी। प्रॉपर आज भी अपन मेंडलीफ नहीं पढ़ते, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉजले की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं अपन, सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में कि किस तरह ने मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था टेबल के फॉर्मेट में। तो वहीं से अपना सबसे पहला वो कहता है ना कि अरेंजमेंट स्टार्ट होता है, टेबल फॉर्मेट स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है अपना। चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, जब तक टेबल के फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं पढ़ लेते तब तक क्या मतलब है, सही है। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट इसके लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको इसकी हिस्ट्री पसंद आई। हिस्ट्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, और वरना हिस्ट्री को दिमाग में तो रखना ही पड़ता है कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, हिस्ट्री पढ़ते समय कभी भी लॉजिक्स नहीं लगाए जाते कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। साइंटिस्ट ने उस समय क्या सोचा, क्या सोच के उसने ऐसा किया, वो हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ते समय लॉजिक्स नहीं देखे जाते, बस ठीक है, जो दे दिया उसको अपन पढ़ लेते हैं, उसको ध्यान में रख लेते हैं, सही है। चलो, आपको पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।